हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल। आज की इस वीडियो में हम वायलेंट फोर्स को समझने की कोशिश करेंगे कि वायलेंट फोर्स होते क्या हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशंस को भी डिस्कस करेंगे। बॉयंट फोर्सेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि फ्लूइड्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर किस तरह से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो इसमें सभी गैसेस और लिक्विड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और जिस तरह से सॉलिड्स अपने वेट की वजह से किसी सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वैसे ही फ्लूइड्स का भी अपना वेट होता है और वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसके बेस पर और बॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और फ्लूइड्स की वजह से लगने वाला प्रेशर रो जी एच के बराबर होता है। रो जहाँ पर फ्लूइड की डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड एच फ्लूइड में सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट की हाइट है। नेक्स्ट टॉपिक है बॉयंट फोर्स। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम पानी में तैरते हैं तो हमें अपना वेट कम फील होता है। वेट में ये रिडक्शन हमें वाटर के थ्रू लगाए गए बॉयंट फोर्स की वजह से कम फील होता है। इसका मतलब है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डुबोया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट पर वो फ्लूइड ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है जिसे हम बॉयंट फोर्स या अपवर्ड फोर्स कहते हैं। फ्लूइड्स के थ्रू लगाए गए इस अपवर्ड फोर्स को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से अच्छे से समझ सकते हैं। इसके लिए हमने एक बड़े जार में एक लिक्विड लिया है। इस लिक्विड की डेंसिटी रो है। इसमें हमने एक सिलिंड्रिकल बॉक्स को डुबोया है और हम ये भी जानते हैं कि फ्लूइड्स अपने में डूबी हुई ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और यह प्रेशर रो जी एच के बराबर होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो फ्लूइड है वो तो चेंज हो नहीं रहा, इस वजह से रो चेंज नहीं होगा। जी जो होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है और वो भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ हम रो जी एच फॉर्मूले को देखकर कह सकते हैं कि ना तो रो चेंज हो रहा है ना जी चेंज हो रहा है। सिर्फ एच के साथ जो प्रेशर है वो वेरी करेगा यहाँ पर। तो इस सिलिंड्रिकल बॉक्स के साइड में जो प्रेशर लग रहे हैं उसकी अगर हम बात करें तो जो हाइट यहाँ पर होगी वही हाइट यहाँ पर होगी और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर इस तरह से लगेगा और यहाँ प्रेशर इस तरह से लगेगा। तो ये दोनों प्रेशर सेम हाइट पर हैं, रो भी सेम है, जी भी सेम है और एच भी सेम हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पर जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो साइड में जो प्रेशर इधर लगे होंगे वो इस साइड में प्रेशर को कैंसिल आउट कर देंगे। तो इस सिलेंडर पर साइड वाइज कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा होगा। अगर हम सिलेंडर के अपर और लोअर फेस पर लगने वाले प्रेशर की बात करें तो इस सिलेंडर के ऊपर जो भी फ्लूइड होगा उसकी वजह से एक डाउनवर्ड प्रेशर काम करेगा इसके अपर फेस पर और यहाँ पर जो नीचे इसके लिक्विड होगा उसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर काम करेगा। और इसकी जो हाइट है इसके अपर फेस की उसको हम फ्लूइड की सरफेस से मेजर कर रहे हैं जिसे हमने एच अप का नाम दिया है और इसके जो लोअर फेस है उसकी हाइट हमने फ्लूइड के अपर सरफेस से मेजर की है जिसे एच बॉटम का नाम दिया है। ये दोनों फेसेस का एरिया जो है वो सेम है, ए के बराबर एरिया है यहाँ पर। और हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा। और अगर हम देखें तो अपर फेस पर प्रेशर कितना होगा, सो पी अप इज इक्वल्स टू होगा क्योंकि फ्लूइड्स के थ्रू लगा हुआ प्रेशर आपका होता है रो जी एच। क्योंकि रो यहाँ पर फ्लूइड सेम रहा है तो रो सेम है, जी भी सेम रहेगा। लेकिन अगर अपर फेस की बात करेंगे तो इसकी हाइट जो है वो फ्लूइड के अपर सरफेस से एच अप है, तो ये प्रेशर आपका अपर साइड में काम करेगा। एंड बॉटम के फेस पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर आपका होगा रो जी एच बॉटम। अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हमें यहाँ पर अपर फेस पर जितना फोर्स लग रहा होगा और बॉटम पर जितना फोर्स लग रहा होगा वो हम पता कर सकते हैं। सो एफ अप इक्वल्स टू हो जाएगा पी अप इंटू ए एंड एफ बॉटम इक्वल्स टू हो जाएगा पी बॉटम इंटू ए। और हम जानते हैं कि ये जो एच है अब वो कम है
तो एच अप कम है, इस वजह से अपर फेस पर जो प्रेशर है वो कम होगा, और अपर फेस पर जो प्रेशर कम होगा तो वो अपर फोर्स भी कम होगा। वहीं अगर हम बॉटम पर लगने वाला जो प्रेशर होगा उसको देखेंगे, सो एच बॉटम जो है वो ज़्यादा है, और एच बॉटम ज़्यादा है इस वजह से पी बॉटम ज़्यादा होगा, और पी बॉटम ज़्यादा होगा तो फोर्स भी बॉटम पर जो लग रहा होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ हम देख सकते हैं कि अब एफ अपवर्ड डाउनवर्ड काम कर रहा है, और एफ बॉटम अपवर्ड काम कर रहा है। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लें तो एफ बॉटम माइनस एफ अप इक्वल्स टू हो जाएगा पी बॉटम इंटू ए माइनस पी अप इंटू ए। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पी बॉटम माइनस पी अप इंटू ए, एंड पी बॉटम को हम लिख सकते हैं रो जी एच बॉटम, एंड पी अप को हम लिख सकते हैं रो जी एच अप और इंटू ए। यहाँ से रो और जी भी कॉमन आ जाएंगे, सो रो इंटू जी इंटू ए एच बॉटम माइनस एच अप। और अगर हम इस डायग्राम में देखें सो एच बॉटम में से एच अप को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें इस सिलेंडर की हाइट मिल जाएगी, जिसे हम एच का नाम देंगे। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एच बॉटम माइनस एच अप इक्वल्स टू एच अप, सो रो जी ए इंटू एच। और इस सिलेंडर का एरिया ए है, हाइट एच है, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू एच इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसे हम लिख सकते हैं रो जी इंटू वी। यहाँ पर वी जो है वो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, और जब हम इस सिलेंडर को फ्लूइड में डुबोएंगे तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि जो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड होगा उसका वॉल्यूम भी इसी के बराबर होगा, और इसकी जगह हम उसको लिख सकते हैं सो रो जी वी एफ। यहाँ वी एफ जो है वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम है जो कि सिलेंडर के बराबर है। और हम देख सकते हैं कि बॉटम में जो फोर्स है वो ज़्यादा है, और अपर फेस पर जो फोर्स है वो कम है, और इस फोर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा वो जो फोर्स मिलेगा उसका डायरेक्शन भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ बॉटम माइनस एफ अप ये हमारा वॉइंट फोर्स के बराबर होगा या अपवर्ड फोर्स होगा। सो अपवर्ड फोर्स या फिर वॉइंट फोर्स इज इक्वल्स टू रो जी वी एफ। यहाँ पर रो फ्लूइड की डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एंड वी एफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम है जो कि ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। इस फॉर्मूला को देखकर हम बता सकते हैं कि अपवर्ड फोर्स या फिर वॉइंट फोर्स दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, एक है फ्लूइड की डेंसिटी एंड दूसरा है वॉल्यूम। यहाँ पर जी पर इसलिए डिपेंड नहीं कर रहा क्योंकि जी सभी ऑब्जेक्ट पर सेम काम करता है। तो यहाँ पर दो ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो वेरी कर सकते हैं। तो अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है सो उसके थ्रू लगने वाला अपवर्ड फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी कम होती है तो उसके थ्रू लगने वाला अपवर्ड फोर्स भी कम हो जाएगा। जैसे कि अगर वाटर में हमने आयरन नेल डाली है तो वो डूब जाएगी क्योंकि अपवर्ड फोर्स वहाँ पर कम लगा है, और वही अगर आयरन नेल हम मरकरी में डालेंगे तो वहाँ पर वो नहीं डूबेगी क्योंकि मरकरी की डेंसिटी हाई हो जाती है, तो उसके थ्रू लगा हुआ अपवर्ड फोर्स ज़्यादा है और जो कि नेल को डूबने से रोक रहा है। वहीं अगर हम देखें वॉल्यूम पर किस तरह से डिपेंड करेगा, तो अगर किसी भी फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट सबमर्ज है तो उस ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसके थ्रू जो डिस्प्लेस किया गया फ्लूइड है उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो अपवर्ड फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। इस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है उस फ्लूइड में तैर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो जैसा कि हमने देखा कि वॉइंट फोर्स इज इक्वल्स टू रो जी वी एफ था, और रो यहाँ पर डेंसिटी है, और मास डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और यहाँ से हम निकाल सकते हैं मास इज इक्वल्स टू रो इंटू बी। तो अगर हम डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की बात करते हैं
तो यहाँ अगर डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का वॉल्यूम है तो ये आपका डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का मास हो जाएगा। और इस फॉर्मूले में हम लिख सकते हैं कि रो वी एफ की जगह हम एम लिख दें और जी ऐसे ही रहे, तब हम इसे बोलेंगे कि ये डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर है। सो एफ इक्वल्स टू डब्ल्यू हो गया। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अपवर्ड या फिर वॉयंट फोर्स है वो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर हो गया। और यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the fluid displaced by the object. आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कई एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। शिप्स और सबमरीन्स का जो डिज़ाइन है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पर ही बनाया गया। और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज़ करके हम रिलेटिव डेंसिटी मेजर कर सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है कि जब किसी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी से, तब हमें उसकी रिलेटिव डेंसिटी मिलती है। यानी कि रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेस पर ही लैक्टोमीटर्स और हाइड्रोमीटर्स बनाए गए। जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से कम होगी तो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में फ्लोट करेगी, और जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से हाई होगी तो ऑब्जेक्ट सिंक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कॉर्क को वाटर में डाला जाता है तो कॉर्क फ्लोट करती है, क्योंकि कॉर्क की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में कम है। और अगर हम आयरन नेल को वाटर में डालेंगे तो आयरन नेल डूब जाएगी, क्योंकि आयरन नेल की डेंसिटी वाटर के कंपैरिजन में हाई है। अब जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है, और अगर उसे फ्लूइड में डाला जा रहा है तो उस पर एक फोर्स वर्टिकली अपवर्ड काम करेगा, जिसे हम बॉयंट फोर्स कह रहे हैं। और 3 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन ये कि अगर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो ज़्यादा हो जाए अपवर्ड फोर्स से, तो उस कंडीशन में ऑब्जेक्ट डूब जाएगी, सिंक करेगी, ठीक है। और सेकंड केस बनता है कि ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो बिल्कुल बराबर हो जाए बॉयंट फोर्स के। उस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो डूब के तैरेगी, मतलब कि यहाँ पर अगर फ्लूइड है सो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इमर्ज होगी बट फ्लोट करेगी। और फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक हो जाएगी। और थर्ड केस में जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो बॉयंट फोर्स से काफ़ी कम होता है, सो उस केस में ऑब्जेक्ट फ्लूइड के ऊपर फ्लोट करेगी। सो थोड़ा सा इमर्स होगी इसमें एंड बाकी का फ्लोट करेगी।